देखो भाई इंटर क्लास वालों कई दिन हो गए क्लास नहीं हुई है, 12th बी। चलो मेरे भाई देखते हैं। अब मेरे पास टॉपिक है, एक है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, एक है मेरे पास पराविद्युत, इसको बोला जाता है मेरे भाई पराविद्युत। देखो पराविद्युत पदार्थ होता है और एक मेरे पास होता है ध्रुवण, एक होता है मेरे भाई ध्रुवण। पराविद्युत जो होता है ना, पराविद्युत मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल यदि मैं उनको किसी चार्ज में रखूं, मतलब ये इंसुलेटर का काम करते हैं। इंसुलेटर का मतलब है चालक का। जरा इस चीज़ को ध्यान से समझो। यदि मेरे पास कोई मेटल है, ये इंसुलेटर है, क्या है मेरे भाई इंसुलेटर, इसमें को करंट पास नहीं होएगी, नहीं। लेकिन यदि मैं इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसमें रखूँ, कि मतलब कोई मैंने इसको आगे चार्ज दिया, तो इसको ऑटोमेटिक ही चार्ज इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, विपरीत डायरेक्शन में बनेगा। एक फलक को पॉजिटिव बनेगा तो उसके विपरीत वाले पर नेगेटिव बन जाएगा ऑटोमेटिक ही, तुरंत ही। लेकिन अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर तिर्र बिर्र इधर उधर डायरेक्शन में पड़े होंगे। लेकिन जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा किसी में, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक फेज में हो जाएंगे। यदि मैं ऐसा मान लो, यदि ऐसा मेरे पास ये कोई पोलराइज, मैंने इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पोलराइजेशन का मतलब मेरे पास होते हैं। अब मैं यदि थोड़ा सा इसके बारे में लिख दूं, देखो पराविद्युत अचालक, अचालक का मतलब जिसमें को करंट नहीं चल सकती, ये बिल्कुल इंसुलेटर होते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ पराविद्युत अचालक पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि वायु, मैं एग्जांपल ही लिखे दे रहा हूँ समझने की इसमें, जल, कागज, माइका आदि, ये थोड़े बहुत जितने भी ऐसे मटेरियल हैं वो डाइलेक्ट्रिक इसी में आते हैं। ठीक। अब यदि मैं कहूँ इनमें जो है ना आवेश है, समझो चालकों में, मतलब किसी प्रकार का कोई न्यूट्रल होते हैं बिल्कुल एकदम, चार्ज इनमें जीरो होता। दूसरा मैं यदि इसमें एक बात ये भी कह सकता हूँ, ये जो पदार्थ है मेरे पास या तो मोनोलिथिक होंगे या पॉलीलिथिक होंगे। मतलब एक परमाणु को हिंदी में मतलब मोनो एटॉमिक ऐसा लिखो, मोनो एटॉमिक, इंग्लिश में ही लिखना है ये, मोनो एटॉमिक या पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक भी कहा जाता है, पोलो एटॉमिक भी, पोलो एटॉमिक भी कहते हैं या होते हैं। पोलो एटॉमिक मतलब इनमें या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक से ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब यदि मैं तुमसे एक चीज़ कहूँ, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने पढ़ाया, इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैं यूँ कहता हूँ कि यदि मेरे पास जितने भी मटेरियल हैं उसमें प्रोटॉन अंदर प्रोटॉन होता, बाहर इलेक्ट्रॉन होता, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर, यदि मैं कहता हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन एक परमाणु में उसके नाभिक में 1H1 होता, तो उसके नाभिक में एक अंदर प्रोटॉन होगा, बाहर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक तरफ चार्ज पॉजिटिव और एक तरफ चार्ज नेगेटिव। हम जानते हैं एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, ऐसी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना, इसका बला गुण शून्य होएगा, क्योंकि इतना ही पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिधर को प्रोटॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का पॉजिटिव चार्ज जीरो, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंटम भी क्या होएगा, चार्ज जो होएगा पूरी तरीके से ज़ीरो होएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। अब यदि मैं कहूँ, ये मेरे पास दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकता नॉन पोलराइज, एक तो हो सकता मेरे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक हो सकता पोलर डाइलेक्ट्रिक। जो मटेरियल हो सकते हैं ये इलेक्ट्रिक ये जो मेरे पास हो सकते हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो मेरे पास होता है नॉन वाला, मैं इसको बोल सकता हूँ नॉन पोलर, नॉन पोलर, और एक मेरे पास होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक मेरे पास होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक, इसको हिंदी में बोलेंगे, इसको हिंदी में अध्रुवी। कैसे बोलेंगे मेरे भाई? इसको अध्रुवी, और इसको बोलेंगे मेरे भाई ध्रुवी। ठीक, जो ध्रुवी होएगा, जो अध्रुवी होएगा, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज और उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही
नेगेटिव चार्ज। जैसे कि मैं कहने लगूँ पराविद्युत ऐसे समझो, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज ध्रुवी में। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखना है तो मैं यदि लिखूँ जैसे कि हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेरे पास है ध्रुवी हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ध्रुवी का मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज। ध्रुवी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग डिफरेंस उसमें होंगे, पॉजिटिव चार्ज कहीं, नेगेटिव चार्ज कहीं, ऊपर नीचे भी हो सकता। तो इनकी तो डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन ये वाला ध्रुवी जरूर डायरेक्शन दिखाएगा। इसके लिए यदि मैं एग्जाम्पल लिखूँ तो H2O, एक मेरे पास होता है NH3, एक मेरे पास होता है HCl, एक मेरे पास है H2O और एक मेरे पास H2। इनको बोला जाता है ध्रुवी। अब आगे तो वैसे इसमें इतना ही लिखना है, इतना ही बहुत है, ठीक। ध्रुवी प्रुवी तो सब चलते रहेंगे। अब देखो, एक मेरे पास एक तो अध्रुवी पराविद्युत होगा है, एक ध्रुवी होगा, ये पोलर वाला। यदि मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख लूँ, अध्रुवी का मतलब है वही डायरेक्शन वाली। यदि मैं इसकी थोड़ा सा एक डेफिनेशन लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। यदि मैं कहूँ किसी पराविद्युत है, पराविद्युत का मतलब है यही डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल, किसी पराविद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखता हूँ। किस में रखता हूँ? बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देने पर उसके भीतर नेट आवेश, कुल आवेश ही मान लो, नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ऐसी घटना को जो हम बोलते हैं उसे डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब है पराविद्युत का ध्रुवण बन हो जाता है, उसे पराविद्युत का ध्रुवण कहते हैं। पराविद्युत का ध्रुवण कहते हैं। पराविद्युत का ध्रुवण का मतलब है कि एक ध्रुवण डायरेक्शन आएगी। ध्रुवण का मतलब ये समझ लो कि वो एक डायरेक्शन में आएगा, बस इतना ही बहुत है इसमें समझने के लिए। पहले उसकी कोई डायरेक्शन नहीं, उसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वह न्यूट्रल था, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही उसका डाइलेक्ट्रिक पोल एक डायरेक्शन दिखाने लगा है भाई, उसका एक डायरेक्शन दिखाने लगा। अब यदि मैं बात कहूँ उसके वेक्टर की, क्या मेरे पास ध्रुवण सदी पोलराइजेशन क्या होएगा? पोलराइजेशन का मतलब है मैं उसे एक डायरेक्शन कैसे दिखा सकता हूँ। अब यदि मैं कुछ चीज़ें लिखूँ ध्रुवण के लिए, तो यदि मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई, यदि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है मान लो, और मुझे उसका ध्रुवण निकालना, ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश का मतलब है यदि मैं उसकी दिशा निकालने की बात करूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ दिशा? पहले इसकी थोड़ी सी एक डेफिनेशन से लिख लो। यदि मैं कहूँ कोई मेरे पास मटेरियल है, किसी पराविद्युत के एकांक आयतन में लिखो, एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। ध्रुवण सदिश वेक्टर पी दिखाना है, वेक्टर पी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? वेक्टर पी कहते हैं। अब v का जो परिणाम है, जो मेरे पास p है वेक्टर सदिश है, कि p की डायरेक्शन, मतलब मैं यूँ कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में या एक आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्ण जिधर भी डायरेक्शन में होएगा पर यूनिट आयतन में, उसी को हम ध्रुवण सदिश बोलेंगे और उसी को ही ध्रुवण का परिणाम भी बोलेंगे। अब यू जो है मेरे पास जो रिजल्टेंट p है, जो मेरे पास ये ध्रुवण सदिश आया है, p का ये जो परिणाम है
जो पी का जो रिजल्ट है ना, हाँ, उसी को पराविद्युत ध्रुवण बोला जाता है, पराविद्युत ध्रुवण कहते हैं। अरे जो कोई मटेरियल है उसके एकांक आयतन में यूँ देखो कि उसका डाइलेक्ट्रिक पोल किधर को काम कर रहा है, जिधर को भी काम कर रहा है यूनिट डायरेक्शन में, उसी का परिणाम विद्युत ध्रुवण भी उधर को ही होएगा, जिधर को डाइपोल काम करेगा। ध्रुवण का मतलब है उसके सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो एक डायरेक्शन में काम करेंगे किसी ना किसी को। अब मैं यदि थोड़ा सा एग्जांपल से मान के चलूँ, कुछ डेरिवेशन हल कर लूँ मैं इसमें। मान लो मेरे पास यदि स्लेब है, कोई भी स्लेब है जिसकी लेंथ जो है मेरे पास L है, ठीक, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो क्षेत्रफल है वह A है। अब यदि द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है मेरे पास, मैं ये द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फार्मूला लगाता हूँ। कोई भी है मेरे पास द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है, जब तुम द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हो तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए क्या करते हो, P बराबर Q और इंटू L। क्यों भाई, 2QL लिया जाता ना, लेकिन मेरे पास द्विध्रुव हैं तो P बराबर QL लिख दिया मैंने, है नहीं। अभी मैंने लंबाई का कोई डायरेक्शन का वो नहीं करा। अब यदि मैं यहाँ से ध्रुवण निकालूँ, क्यों भाई, तो मैं इसको इतना भी तो लिख सकता हूँ, ज़रा देखो, P बराबर मेरे पास Q इंटू L है, लिखा जा सकता। तो मैं इसको इतना भी तो लिख सकता हूँ, P बराबर आगे को यदि मैं P अपॉन का AL भी तो लिख सकता हूँ। भाई मुझे वॉल्यूम में निकालना है, मुझे यदि मैं वॉल्यूम में निकालूँ, यदि उसका ध्रुवण निकालूँ, हम क्या निकाल लेंगे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। हमें निकालना है पराविद्युत ध्रुवण, हमें निकालना है पराविद्युत, युक्त आघूर्ण लिखा मैंने, पराविद्युत ध्रुवण निकालना मुझे। ध्रुवण का मतलब डायरेक्शन किधर को होगी, यार मैंने बताया पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर को होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम किधर को है, जिधर को भी होएगा। हमने दिखाया पीस है। आयतन कैसे लोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल और लेंथ मेरे पास यूरी ए और इंटू एल लिखा जा सकता है, बराबर मेरे पास कितना है, क्यू इंटू एल मेरे पास ये आया है। मैं इसे लिख सकता हूँ ए इंटू एल, एल से कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्यू अपॉन का क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बराबर इसको लिख सकता हूँ मैं रो अपॉन का ए। ठीक, अब यह जो है ना कि रो क्या नाम है, क्यू अपॉन का ये चार्ज डेंसिटी आ गई, उस क्षेत्रफल पे चार्ज डेंसिटी आ गई। इसका मतलब है कोई भी मेरे पास ऐसा सरफेस है उसकी चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी है, उसी को बोला जाएगा पराविद्युत ध्रुवण। मतलब उसके पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट चार्ज पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, उसी को ध्रुवण बोला जाएगा, है भाई। इसी को बोल सकता हूँ मैं ध्रुवण आवेश का पृष्ठ घनत्व, जो ध्रुवण आवेश है उसी का पृष्ठ घनत्व, इसको बोला जा सकता है ध्रुवण आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक, इसकी जो यूनिट होएगी मेरे पास वह होएगी कितनी होएगी, कूलाम और अपॉन का मैं इसे लिख सकता हूँ, चार्ज है ना तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल मेरे पास मीटर स्क्वायर, तो कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये बात समझ में आ रही है ना, थोड़ी सी बस मोमेंटम में ऐसी, इसकी थ्योरी ज़्यादा है, समझने का परसेंटेज कम है, इसे याद कर लेना, 2-4 बार याद करोगे तो समझ में आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक सस्केपेबिलिटी होती है एक मेरे पास, एक चीज़ होती है मेरे पास इलेक्ट्रिक सस्केपेबिलिटी, सस्केपेटिबिलिटी, मैं इसको बोलता हूँ विद्युत प्रवृत्ति, हिंदी में बोलता हूँ मैं इसको विद्युत प्रवृत्ति। अब देखो विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है, विद्युत प्रवृत्ति का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर को है। हम उसे कैसे दिखाते हैं, एक्स और इंटू ई और इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर डायरेक्शन। क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब ये जो मैंने एक चीज़ बनाई है इसमें ज़रा ध्यान से देखो, मैंने बनाया यू एक्स ई। अब जानते हो एक्स ई क्या है, एक्स ई एक ऐसा गुण है मटेरियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें को चल रही है, कोई मटेरियल है और ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसमें को इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है,
उसके पास होने का गुण ही क्या कहलाता है, एक्स ई बोला जाता है। इसको बोला जाता है पराविद्युतांक का एक अभिलक्षण है, जिसको हम विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक सस्केपेबिलिटी। सस्केप का मतलब है एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड को मटेरियल कितना एक्सेप्ट कर रहा, कम कर रहा, ज़्यादा कर रहा, वो ही वैल्यू क्या कहलाई है, एक्स ई, विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई, विद्युत प्रवृत्ति। जो विद्युत प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मटेरियल में से कितना पास हो रहा, कम पास हो रहा, ज़्यादा पास हो रहा, नहीं पास हो रहा, उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स ई दिखाया जा सकता। तो इलेक्ट्रिक जो मेरे पास डाइपोल है वह कैसे निकालूंगा, सस्केपेबिलिटी और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के भी निकाल सकता हूँ। अब एक मेरे पास होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पराविद्युतांक कांस्टेंट, नियतांक होता है एक मेरे पास होता है पराविद्युतांक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। एक मेरे पास होता है पराविद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, अब मैं देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं। अब मैं इस बात को कहता हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मेरे पास कोई मटेरियल है और मैंने वो विद्युत क्षेत्र में रखा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक तरीके की, ऐसे समझो किसी मटेरियल की पावर है। मैं यदि इसको दिखाऊं तो के बराबर मेरे पास, हाँ, ई अपॉन का ई नॉट होता, ई अपॉन का ई नॉट होता। यदि मैं इसको फार्मूले से दिखाऊं तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, ई नॉट मतलब है, ई जो ई नॉट है मेरे पास, यह है मेरे पास जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है। मैंने कोई मटेरियल बाह्य विद्युत क्षेत्र में लगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र है मेरे पास। ई क्या है, ई है मेरे पास रिजल्टेंट है, मतलब यह है परिणामी विद्युत क्षेत्र। मतलब मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये मेरे पास कोई है, कोई मटेरियल है, इसका बाह्य विद्युत क्षेत्र में, इसकी डाइलेक्ट्रिक इधर को ही, कुछ इधर को ही, इधर कुछ इधर को ही, मान लो इधर को ही मैंने ये विद्युत क्षेत्र में रख दिया, विद्युत क्षेत्र इधर को हुआ, तो इसके इंटरनल जो विद्युत क्षेत्र है उसकी भी डायरेक्शन, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र ज़्यादा मजबूत है, इधर को कर देगा। मान लो इसका जो विद्युत क्षेत्र मटेरियल का वो इधर को हुआ, मैंने मान लिया वो ई1 मान लिया। बाहर से जो मैंने लगाया वो मैंने मान लिया E2। मुझे रिजल्टेंट मिला, मान लो रिजल्टेंट मिला मुझे E, तो E बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, E2 जितना मैंने बाहर से लगाया और जितना अंदर, हाँ, क्योंकि अंदर क्रॉस करना पड़ेगा, कि दोबारा डायरेक्शन में वापस लाना पड़ेगा, तो इसी को बोला जाता है मेरे भाई रिजल्टेंट। यदि मैं इन दोनों का रेशियो निकाल दूँ, जितना मैंने बाहर से लगाया है ये वाला बाह्य विद्युत क्षेत्र और जितना मुझे रिजल्टेंट मिला, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, पराविद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना मुझे मिला। मतलब ऐसा समझो, दो विद्युत क्षेत्र है, ऐसा समझो यदि तुम यहाँ से 5 कोई बल लग रहा है इधर को 5 न्यूटन का, इधर की डायरेक्शन में को, तुमने इधर से लगाया 10 न्यूटन का बल, कितने का लगाया, 10 का, तो 5 का तो क्रॉस करना पड़ेगा, तो 10 का बल, अब जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा 5 का इधर को ना मिलेगा, इधर की तरफ को, तो मैंने जो है लगाया कितने का, जरा मुझे बताओ, 10 का, मिला कितना मुझे, 5 का, तो 5 दूनी 10, तो ये 2 जो होगा ना, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता। ये याद रखना, इसी को बोला जाता है पराविद्युतांक। ये बहुत काम आएगा भाई सब आगे। अब देखो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एक मेरे पास होती है पराविद्युतांक सामर्थ्य। इसकी डेफिनेशन लिख लेना अपना कई पराविद्युतांक में, कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा परिणामी विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। एक मेरे पास होता है पराविद्युतांक सामर्थ्य। इसकी डेफिनेशन यदि मैं लिखूं तो ऐसे लिख लो, कोई मेरे पास पराविद्युतांक है, इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं किसी, हाँ, पराविद्युत मटेरियल है, पराविद्युत की, हाँ, पराविद्युत सामर्थ्य, पराविद्युत सामर्थ्य, विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं ना मुझको, तो विद्युत क्षेत्र लो, विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान के बराबर होती है
बराबर है जो वह पराविद्युत मानू, पराविद्युत ही हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक नहीं, पराविद्युत भंजन हुए बिना, भंजन का मतलब फूके बिना या टूटे फूटे, भंजन ही लिख लो, पंचर आता ना, भंजन हुए बिना, भंजन हुए बिना सहन कर सकती है। सहन कर सकती है मतलब कि मैं कहता हूँ मेरे पास डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ मैं, और एक समय देखो इसकी डायरेक्शन पहले इधर को इलेक्ट्रिक, अब इधर को होगी, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता जा रहा हूँ, एक समय ऐसा आया जब ये बिल्कुल फर्स्ट हो जाएगी, फर्स्ट होने से ठीक पहले जहाँ तक वो इसको झेल सकती है उसी को बोला जाता है उसकी डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगा रहा हूँ मैं, लगाए जा रहा हूँ, इतना लगा रहा हूँ जब तक वह पंचर नहीं हो जाती, जब तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फूक नहीं जाता तब तक यूज वैल्यू। अब देखो ये कुछ कांस्टेंट होते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए, जैसे कि मैं लिखता हूँ एक मेरे पास होता है वायु, वायु के लिए मैं यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालता हूँ ना, पराविद्युतांक निकालता हूँ, उसके लिए आता 1.0059 आता पराविद्युत। मैं लिख देता हूँ, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो मेरे पास ये है, पहला यहाँ पे लिख देता हूँ पदार्थ, यहाँ पे लिख देता हूँ पराविद्युतांक, जो हम सवाल में यूज करेंगे। ये मेरे पास है सामर्थ्य, पराविद्युत शक्ति, पराविद्युत शक्ति कितनी होती है ये मेरे जो लिखना है वोल्ट पर मीटर में। ठीक, यदि मैं लिखूँ किसके लिए, वायु के लिए, तो वायु यहाँ पर लिखना, पदार्थ यहाँ पर है ना, तो वायु मेरे पास हो जाएगी 1.0059, हम इसको 1 ही मान के चलते हैं। पराविद्युत सामर्थ्य होती है 3। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, ये सारी की सारी तुलना जो करी जा रही है ना, सब की सब एयर से करी जा रही है। किससे करी जा रही है, एयर से करी जा रही है। यदि मैं कागज़ की बात करता हूँ, कागज़ के लिए पराविद्युतांक सामर्थ्य दी नहीं रखी है, मैक्सिमम एक ही होती है ना, कागज़ के लिए जो मेरे पास होएगी 3.5 के समथिंग में होएगी, और मैं इसको लिख सकता हूँ सामर्थ्य होती है लगभग में इसकी 16 के लिए। माइका की हमें पता नहीं होती कितनी होती है, लेकिन माइका की जो ज़्यादातर हम वैसे यूज़ करते हैं क्योंकि अलग अलग टाइप के होते हैं तो उसके लिए अलग, लेकिन उसका पराविद्युतांक मालूम होता 3 से 6 के बीच में होता। ठीक, एक मेरे पास जल हो गया, माइका हो गया। निर्वात के लिए यदि तुम कभी लिखोगे किसके लिए मेरे भाई, हाँ निर्वात के लिए मेरे पास एक होएगा, ये इन्फिनाइट होएगा। ठीक, कांच और जल होगा, पॉलीस्टीरीन होगा, ग्लिसरीन होगा, और ये कुछ नहीं होता मेरे भाई हैं। मेरे पास पराविद्युतांक सामर्थ्य समझ में आया। पराविद्युतांक सामर्थ्य का मतलब है कोई भी मटेरियल है, कोई भी यानी बड़ी मटेरियल है, जब तक वो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर सकता है, जब तक उसको बोला जाता है पराविद्युतांक सामर्थ्य। क्या बोला जाता है, पराविद्युतांक सामर्थ्य। एक मेरे पास होता है ब्रेकडाउन पोटेंशियल, इसको बोला जाता है भंजक। हाँ भंजक, अब जो ऐसा समझो जहाँ पर कोई भी मटेरियल बिल्कुल टूट जाओ उसको बोला जाता है ब्रेकडाउन, मतलब फूक जाने का मतलब ये समझ लो भंजन। मैं इसमें लिख लूँ, डेफिनेशन लिख लो, भंजक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ को हिंदी में बोला जाता है भंजक सामर्थ्य। भंजक सामर्थ्य, भंजक सामर्थ्य का मतलब है वह लिखो, वैसे लिखो, ऐसे ही लिख लो इसमें, वह सामर्थ्य जिस पर पराविद्युत सामर्थ्य, जिस पर पराविद्युत पदार्थ पंचर का मतलब भंजक हो जाता है, भंजक हो जाता है, बस भंजक वो कहलाता है, भंजक सामर्थ्य कहलाती है। यदि मैं इसके मान की बात करूं तो मैं उसको कितना वोल्टेज दे सकता हूं, यदि मैं वोल्टेज के डिफरेंस में निकालूं तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मैं उसको दिया हूं और जितनी उसकी लंबाई है, ये विभवांतर के रूप में दे रखी है वोल्टेज के रूप में। यदि मैं किसी के बीच में वोल्टेज लगा दूं, ये मेरे पास कोई ब्रेकडाउन है, मैंने इधर से इधर वोल्टेज लगा दिया, इधर बैटरी का प्लस लगा दिया, इधर माइनस लगा दिया, इधर प्लस तो इधर माइनस, तो मैं इसको कह सकता हूँ वी मैक्सिमम, वोल्टेज जो मेरे पास मैक्सिमम है ई मैक्सिमम और इंटू डी करा जा सकता है। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें यही है। अब हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और जो चलना है और हमें पढ़ना है, जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह है कैपेसिटर, कंडेंसर जिसको तुम गांव की भाषा में बोलते हो। कैपेसिटर, कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस,
कैपेसिटेंस मतलब एक तो मेरे पास है संधारित्र, हिंदी में बोलते हैं इसको संधारित्र एवं धारिता। संधारित्र का मतलब है कैपेसिटर, धारिता का मतलब है उसकी क्षमता, कैपेसिटर की क्षमता कितनी ताकत वह रखता। कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटर किस वैल्यू का है, कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसे बोला जाता है कैपेसिटर की। कैपेसिटर की मेरे पास क्या है, हाँ कैपेसिटर की कितनी क्षमता है। धारिता का मतलब है कितना वो सहन कर सकता है। अब मुझे लिखना है विद्युत धारिता क्या होती है। पहले देखो मैं इसमें एक चीज़ बताऊं तुम्हें, विद्युत धारिता लिखो पहले। विद्युत धारिता, देखो विद्युत धारिता, धारिता जब भी कहते हैं ना, धारिता का मतलब उसकी कैपेसिटी से बात कर रहा हूँ। विद्युत का मतलब विद्युत धारिता, तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कोई चालक है मेरे पास, तो डेफिनेशन ऐसी लिख दो, किसी चालक द्वारा विद्युत आवेश, अब विद्युत आवेश को संग्रहित का मतलब है, मैं कह सकता हूँ स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है, स्टोर का मतलब है ग्रहण, स्टोर करने की क्षमता, स्टोर करने की कितनी है, कितनी क्षमता वो कर सकता है, उसके चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक, अब देखो मेरे भाई, मैं यदि विद्युत धारिता की उसमें बात करूं, मान लो मेरे पास कोई आवेश है, क्यों आवेश है मेरे भाई, कोई क्यों, ठीक, और मैं जिसमें वोल्टेज दे रहा हूं, मेरे पास वोल्टेज दे रहा हूं मैं भी, तो मैं इस बात को जानता हूं जितना आवेश बढ़ेगा भाई, आवेश यदि मैं वोल्टेज यदि मैं चार्ज बढ़ा रहा हूँ तो वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो चार्ज भी बढ़ेगा। यदि मेरे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और मैं इसको वोल्टेज दे रहा हूँ तो उसमें आवेश भी बढ़ रहा होगा। जितना वोल्टेज मैं बढ़ाता जा रहा हूँ उतना आवेश उसमें बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक लिमिट ऐसी है कि तुम वोल्टेज बढ़ाते चले जाओ कितना ही, जितना तुम बढ़ा सकते हो, उसके बाद वह चार्ज को स्टोर नहीं करेगा, एक लिमिट तक ही चार्ज को स्टोर करेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ उस जहाँ तक चार्ज को स्टोर करेगा उसी को बोला जाएगा कैपेसिटी, उसी को कैपेसिटी। यदि तुम किसी को वोल्टेज दे रहे हो किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता रहेगा। एक लिमिट ऐसा है कि जब चार्ज को स्टोर करना ही बंद कर देगा, जहाँ पर चार्ज को स्टोर करना बंद कर दे, जब तक चार्ज स्टोर करे उसी को बोला जाता है उसकी धारिता, उसकी क्षमता, उसकी ताकत, कि वो इतना स्टोर है भाई। अब उसी को निकालने के लिए हम कांस्टेंट टर्म का यूज़ करते हैं, क्यों बराबर में जिसको प्रीपोजिशनल टू वो हटाऊंगा तो उसके लिए हम लिख देते हैं CV, और यही C क्या कहलाती है, कैपेसिटी क्या कहलाती है, कैपेसिटर की कैपेसिटी। तो यहाँ से C बराबर में लिख सकता हूँ Q अपॉन का V। तो मुझे किसी के लिए किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है, तो कितना तो आवेश मैंने उसको दिया, हाँ जितना मैंने आवेश दिया, और जिस वोल्टेज पर दिया, किस पर दिया, जिस वोल्टेज पर, तो आवेश का मात्रक होता है Q, वोल्ट का मात्रक होता है, वोल्टेज का मात्रक होता है V। तो इसकी यूनिट होती है मेरे पास कूलम बटे वोल्ट। और कैपेसिटर को मैं इसी से लिख सकता हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कैपेसिटर है तो इसको क्यों कूलम बटे वोल्ट में इसको लिख सकता हूँ। तो कूलम बटे वोल्ट का मतलब है, अब कैपेसिटर है, कैपेसिटी को दिखाया जाता है, तो इसको मैं बोलता हूँ, कैपेसिटर को किस में दिखाते हैं, क्या फैरड का, 3 फैरड का, 4 फैरड का, उसी को बोला जाता है फैरड। हाँ, इसका माइक्रो फैरड का, 2.5 फैरड का लिया हो, 2.5 माइक्रो फैरड का, 3 माइक्रो फैरड का। इसका मतलब वो कैपेसिटी के लिए हम जो कह रहे हैं ना, क्या क्यों कहते हैं कि कम का उसमें कंडेंसर लिया हो लगाने के लिए पंखा का, तो वो उसी चीज़ को दर्शाता है, इसी वैल्यू को दर्शाता है कि इतनी वैल्यू का कैपेसिटर है, वो इतना चार्ज इतना वोल्टेज के रेशो में स्टोर कर सकता। ठीक, अब आगे देखो 2-4 चीज़ और हैं मेरे पास। सब बेकार है, कुछ नहीं लिखना आगे इसमें, 2-3 इसकी बस वैल्यू लिखनी है।
ज़रा देखो, मैं धारिता के मात्रक बता चुका हूँ। आगे देखो, एक फैरड हो गया मेरे पास, एक कूलाम। कुछ वैल्यू दी जाती हैं, जैसे कि मैं अब कैपेसिटर को, कैपेसिटी को दिखाता हूँ किससे, किसी को किससे दिखाता हूँ, जितना मेरे पास कूलाम है आवेश और जितना मैंने वोल्टेज दिया चार्ज को। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है मेरे भाई, चार्ज, और बटे मेरे पास नीचे क्या है, वोल्टेज है। तो चार्ज मेरे पास चार्ज बटे वोल्टेज होगा। तो मैं इसको चार्ज बटे वोल्टेज को क्या लिख सकता हूँ, फैरड। क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, फैरड। अब देखो, मैं फैरड को छोटे रूप में लिखा जाता है, जैसे कि मैं कहने लगा 1 माइक्रो फैरड। इसको F से दिखाते हैं। 1 माइक्रो फैरड का मतलब है 10⁻⁻6 फैरड। मैं यदि इसको 1 नैनो फैरड के रूप में लिखूँ तो 10⁻⁹ फैरड। यदि मैं इसको 10 नैनो नहीं, 1 नैनो फैरड, जितना मेरे पास 1 नैनो फैरड, 1 पीको फैरड के रूप में लिखूँ तो 10⁻⁻12 फैरड, 10⁻⁻12 फैरड, या 2 पीको फैरड को बोल दो, वही बात हो जाएगी। ठीक। एक मेरे पास और भी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं करते। अब विमा निकालने हो, विमा निकालने के लिए मैं विमा का थोड़ा सा फार्मूला डिजाइन कर दूं, तो कैपेसिटेंस की विमा निकालनी हो तो Q/V मेरे पास हो गया। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, Q/V W। तो Q मेरे पास आवेश है ही है। V को क्या लिखा जा सकता है, W/Q लिखा जा सकता है। इसको मैं Q को ऊपर ले जाऊँगा तो Q² W लिख दूँगा, है भाई। मैंने आवेश का मात्रक बताया, Q बराबर I और इंटू T होता है, I इंटू टी का मतलब Q बराबर मैं लिख सकता हूँ I और इंटू टी, और अपॉन में क्या लिखा जा सकता है, W। इसका मात्रक क्या होता है, I का एम्पियर, तो एम्पियर को A लिखा जा सकता है। तो मैं I मेरे पास, तो इसके लिए एम्पियर भाई स्क्वायर में है, तो एम्पियर का स्क्वायर कर दूँगा मैं। बालक ने यार परेशान कर रखे हैं। तो मैं इसको कह सकता हूँ, देखो एम्पियर के लिए मेरे पास I क्या, I स्क्वायर, टी मेरे पास है, टी के लिए तो मैं कितना कर दूंगा, T²। W के लिए तुम जानते हो कितनी होती है, ml² T⁻⁻²। एनर्जी हो, वर्क हो, कुछ भी हो। तो विमा कैसे निकाल दोगे, M1 ऊपर ले जाओगे माइनस L² मेरे पास सीधा 1 है, और T⁻+ का U प्लस ऊपर जाएगा 4 और इंटू A⁻2 यू, इसकी क्या आ गई, विमा आ गई। ठीक। विद्युत धारिता हम क्या निकाल लिए अभी, ये मेरे पास क्या है भाई, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मतलब है कोई मेरे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मैं उसकी विद्युत धारिता के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। पहली बात, ये एक सदिश राशि है, याद यही रखना। वो अदिश राशि है। कैसी राशि है मेरे भाई, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, यानी यह सदैव हमेशा धनात्मक होएगी, ये भी याद रखना। पॉजिटिव नेगेटिविटी का कोई मतलब नहीं है। अब मैं इस बात को कह सकता हूँ, अब ये बताओ मुझे, ये डिपेंड किस किस चीज़ पर करती होगी। अब यदि मैं इसकी डिपेंडेंसी निकालूँ यहाँ पर, तो डिपेंडेंसी का मतलब एक मेरे पास और होता है। ये मेरे पास कैपेसिटर के लिए धारिता होगी ऐसी कि जब मैं निकाल रहा हूँ C बराबर मेरे पास कितना होता है, Q/V। लेकिन यदि मुझे किसी कैपेसिटर की वो दी हुई हो, डायमेंशन दी हो, आकार दिया हो, यदि मेरे पास 2 प्लेटें ऐसी दी हुई हैं, देखो ये भी एक कैपेसिटर ही है, और इस कैपेसिटर के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। तो मान लो ये 2 प्लेटें हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की चालक प्लेटें हैं, ध्यान रखना। ये मेरे पास है चालक प्लेटें। कैसी प्लेटें हैं, चालक। चालक का मतलब कंडक्टर, जिनमें को करंट चल सकती हैं। ये हैं मेरे पास चालक प्लेटें। ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी है मेरे पास D है, और इसके बीच में परावैद्युतांक मटेरियल भरा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ये मेरे पास है परावैद्युतांक पदार्थ। मैं इसको लिख सकता हूँ परावैद्युतांक पदार्थ। अब वो कुछ भी हो सकता है भाई। अब मैं इसके लिए यदि इसकी कैपेसिटर, क्योंकि का नाम संधारित्र ऐसे ही बनता, इस संधारित्र की वैल्यू निकालूं तो इस संधारित्र की वैल्यू होती है ε0A/d। ε0A क्या है, ये वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसकी वैल्यू। ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू। अब ज़रा देखो मेरे पास, मैं इसका मतलब कह सकता हूँ कि ये जो धारिता है मेरे पास किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो ये मेरे पास 5 चीज़ों पर डिपेंड करती है। 3 मेरे पास ये हो गए, 2 मेरे पास ये हो गए। पहला देखो चालक के आकार पर, भाई ये वाला मेरे पास पहला। यदि मैं कहूँ किस पर, देखो चालक के आकार पर। भाई जो मेरे पास चालक प्लेटें हैं उसके आकार पर डिपेंड नहीं कर रहा। यदि मेरे पास जो चालक हैं, मैं कह सकता हूँ चालक के आकार बढ़ने पर बढ़ती हैं, आकार बढ़ने पर बढ़ती हैं और घटने पर घटती हैं। दूसरा देखो
चालक के बीच जो माध्यम है, चालक के बीच माध्यम पर निर्भर करती है। ये जो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होएगी, या के मान लो, बात वही है, मैं C बराबर के इंटू ए अपॉन का डी भी लिख सकता हूँ। ये के मान लिया मैंने यहाँ, एप्सिलॉन नॉट मान लिया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा चलता है उसके बीच में। ठीक, अब तो इसके बाद मैं कह सकता हूँ चालक के बीच माध्यम पर डिपेंड करता है। अब यदि मैं चालक के बराबर में कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट रख दूँ, वो बात की बात है पहले। और तीसरा देखो किस पर डिपेंड करता है, आवेश पर। आवेश जितना ज़्यादा होएगा कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होएगी। किस पर डिपेंड करता है, आवेश पर है, समानुपाती होता है। क्या होता है मेरे भाई, समानुपाती होता है, आवेश के समानुपाती, ऐसे लिख लेना। तीसरा लिख लेना विभवांतर के, ये मेरे पास है विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता, विभव के व्युत्क्रमानुपाती होता। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी कैपेसिटी घटेगी भी, जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी कैपेसिटी घटेगी भी। ठीक, अब आगे देखो, अभी एक और मेरे पास पॉइंट है। यदि मैं इसमें यह कहूँ दोनों के बीच की, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, ज़रा मुझे बताओ, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। देखो डी प्रीपोजनल है तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इस चाहे से ब्रैकेट में बंद कर लियो। ठीक, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, इतना ही थोड़ा थोड़ा बहुत है, बस इसी हेडलाइन को समझते रहो कि हाँ क्या चल रहा है इसमें। अब मैं यदि इसके कहूँ, यदि मैं इसके, अब जो मेरे पास चालक, कोई मेरे पास कैपेसिटर है, मैंने इस कैपेसिटर के बराबर में लाकर कोई एक और मटेरियल रख दिया, तो इसका भी चार्ज उस पर चला जाएगा। अब जब चार्ज उस पर चला जाएगा, आवेश उस पर चला गया, तो देखो मेरे पास चार्ज की वैल्यू, जितना चार्ज ज़्यादा होगा कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होगी। अब जब चार्ज इसके बराबर मैंने एक और प्लेट ला कर रख दी जिस पर कुछ भी चार्ज ना आए, तो ये वाली प्लेट अपना चार्ज उसको दे देगी। तो जो मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट है, इसका चार्ज कम हो जाएगा। जैसे इसका चार्ज कम हो जाएगा तो ध्यान करो, चार्ज कम हुआ तो कैपेसिटेंस भी कम हुआ, क्योंकि इसके प्रीपोजनल ही हो। भाई चार्ज कम हुआ तो ये भी तो कम हो जाएगा। तो वैसे तो यदि इसके बराबर में कोई ऐसा डिस्चार्ज, चार्ज आवेश रखता हूँ तो बढ़ जाएगी, न्यूट्रल आवेश रखता हूँ तो घट जाएगी। चालक की पदार्थ की प्रकृति भी मैं बता चुका हूँ, और आगा जो और मैं, ठीक। अब मेरे पास एक चीज़ और समझो, बस इसमें इतना ही बहुत है। अब आगे देखो, अब आइसोलेटेड स्पेरल मुझे कोई कंडक्टर बनाना है। अब मान लो हिंदी में जो लिखते हैं हम इसको विलगित लिखते हैं, हिंदी में तो मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी समझो, किसी विलगित गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक की धारिता, कोई मेरे पास गोल है, गोल कंडक्टर है, जैसे कि पहले कैसिड आखिरी, ऐसी मेरे पास कैसिड की तरह कोई गोल कंडक्टर है। मुझे उसकी धारिता निकालने को, वो कितनी कैपेसिटी स्टोर कर सकता। मान लो मैंने उसको चार्ज दिया, मैं गॉसियन सरफेस पढ़ा चुका हूँ, तो चार्ज उसके अंदर भाग में तो जाएगा नहीं, चार्ज जाएगा सारा का सारा बाहर की तरफ को। मान लो यहाँ से यहाँ तक रेडियस उसकी आर है, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में किसी में रखा हुआ है। देखो अब पराविद्युतांक के होएगा, क्योंकि कैसेट तो अपने आप में फुल है, उसके अंदर क्या ले जाओगे, कुछ नहीं। क्या कुछ ले जाया जा सकता है, कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता। तो मैं इस वाले पॉइंट पर ज़रा यहाँ पे विभव निकालो, विभव इस वाले पॉइंट पे, मान लो इसमें लिख लेना, माना त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या मान लेना विलगित त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक, पराविद्युतांक कितना है इसका, यदि मैं इसका पराविद्युतांक लिखूँ कितना है मेरे भाई, के है। अब मैं कह सकता हूँ इसको मेरे पास क्यों आवेश दिया जाता है, कैसा आवेश दिया जाता है। मान लो इसको डिस्क को चालक में बोलना कि गोलीय चालक को, क्या मेरे भाई, डिस्क नहीं गोलीय चालक बोलना तुम्हें, गोलीय चालक को यदि प्लस का क्यों आवेश दिया जाता है, क्या दिया जाता है, क्यों आवेश दिया जाता है, तो तो आवेश के जो चाहिए है मेरे पास पृष्ठ पर विभव कितना होएगा। तो पृष्ठ पर विभव निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया, v बराबर 1/4πε0 और इंटू जो मटेरियल है और इंटू क्यों अपॉन का जितनी दूरी पर तुम्हें निकालना, पृष्ठ पे निकालना, पृष्ठ की दूरी केंद्र से कितनी है, r।
ठीक भाई। और मैं इसको जानता हूँ 1/4πε0 और इंटू जब के नहीं इसके लिए तो 9 और इंटू 10 की पावर कितना होता है 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और बटे कूलम का स्क्वायर। ठीक, अब मैं इस बात को जानता हूँ, ये मेरे पास V है कैपेसिटर की, मुझे कैपेसिटी निकालनी है कि C बराबर मेरे पास कितना होता है कैपेसिटर के लिए, C बराबर Q अपॉन का V होता, कितना होता है C बराबर Q अपॉन का V। यदि मैं इसकी V की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ तो मुझे कैपेसिटर की कैपेसिटी मालूम लग जाएगी है भाई। अब ज़रा देखो मेरे भाई, मैं इस दोबारा यहाँ को थोड़ा सा और लिख देता हूँ हल्का सा। तो Q बराबर C बराबर मेरे पास कितना होता है Q अपॉन का V, तो Q को तो ऊपर ही रहने दो, V की वैल्यू ज़रा रखो 1 अपॉन का कितना कर सकता हूँ मैं इसको 4πε0 और इंटू K और इंटू Q अपॉन का R लिखा जा सकता। Q से Q कैंसिल आउट, इसकी मल्टीप्लाई सीधी इसमें हो जाएगी, ये ऊपर पहुँच जाएगा। क्यों भाई, तो C बराबर मैं इतना लिख सकता हूँ 4πε0 और इंटू K और इंटू क्या लिखा जा सकता है जो मेरे पास उस गोलीय चालक की रेडियस थी। तो यदि मुझे किसी गोलीय चालक की कैपेसिटी निकालनी है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसका जो मेरे पास मटेरियल कांस्टेंट है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इंटू इसकी रेडियस की गुणा कर दो, मुझे क्या मिल जाएगी गोलीय चालक की गोलीय चालक की क्या मिल जाएगी धारिता। धारिता का मतलब है इतना चार्ज स्टोर कर सकता है। अभी और बनाएंगे थोड़ा सा भी, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी वरना।